हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स आने जिसका मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है। अगर आप भी एमक्यू से हैं तो आपको मेजर पेपर 10 में पढ़ना है एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज हम इसी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये अक्सर पूछा भी गया है। तो हमारा आज का प्रश्न है एमपीसी और एमपीएस और एपीसी तथा एपीएस, यानी कि इसका फुल फॉर्म हुआ मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, और इसका फुल फॉर्म हुआ मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग। ठीक है, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति, और एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग। तो ये चारों चीज़ों को हम बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को समझाने वाले हैं, ताकि एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और ये प्रश्न अक्सर जो होता है दो ठो पूछ लिया जाता है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए, अथवा कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति के बीच तुलना कीजिए। तो चलिए हम आंसर को समझते हैं। चारों डिफरेंस को हम क्लियर करवाने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहेगा। इस क्लास में हम यहाँ पे चारों टॉपिक को देखने वाले। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, जिसे एमपीसी कहा जाता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसे हम लोग एमपीएस कहते हैं, और औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसे एपीसी कहते हैं, और औसत बचत प्रवृत्ति जिसे हम लोग एपीएस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसको कहेंगे इस चीज़ को हम जानते हैं। तो चारों एक दूसरे से रिलेटेड और बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है, ताकि आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा पहला है आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जैसे कि उपभोग नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर उपभोग आने की खपत की प्रवृत्ति को बताना है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या बताता है कि जब आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या किसी देश की अर्थव्यवस्था में इनकम में वृद्धि होती है तो खपत में भी वृद्धि होती है, यानी कि इनकम में जो बढ़ा हुआ आय हुआ उसमें जो खपत होता है उसी को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसी को यहाँ पर लिखा गया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी यह दर्शाती है या यह बताती है कि जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के इनकम में वृद्धि होती है तो वह अपनी अतिरिक्त आय का कितना हिस्सा खर्च करता है। सरल शब्दों में कहे तो यदि किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वह उस बढ़ी हुई आय का एक हिस्सा खर्च करता है और एक हिस्सा वो बचाता है। तो एमपीसी यह बताता है कि वह कितना खर्च करेगा। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी है, सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं एमपीसी इक्वल टू होता है डेल सी बाय डेल वाई। वाई आपका बताता है उपभोग में, वाई आपका इनकम को बताता है, और सी आपको कंज्यूम यानी कि खपत को बताता है। यानी कि उपभोग अगर इनकम में यानी कि वाई में अगर बदलाव होता है, डेल यानी कि बताता है चेंज इन इनकम। ठीक है, और डेल सी बताता है चेंज इन कंज्यूम, यानी कि अगर आय में वृद्धि होती है तो कंज्यूम में भी इससे बदलाव होगा। तो इसी को इन्होंने जो है यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा है। और एक उदाहरण भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला भी है। ठीक है, डेल सी है, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, डेल सी बाय डेल वाई, यानी कि जैसे जैसे वाई यानी कि इनकम में वृद्धि होगी तो खपत में भी वृद्धि होगा। ठीक है, उसी को डेल सी बताता है उपभोग में बदलाव, और डेल वाई बताता है आय में बदलाव। एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगर किसी व्यक्ति की आय जो होता है 5,000 रुपया बढ़ जाता है तो उसमें क्या होगा, 4,000 रुपये खर्च करता है, तो एमपीसी क्या होगा, तो टोटल इनकम नीचे होगा, यानी कि 5,000 आय बढ़ा, 5,000 में से उसका खर्च कितना हुआ 4,000। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.8 आएगा, तो इसी को हम एमपीसी कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है इस निष्कर्ष में कि एमपीसी का जो मान हमने भी यहाँ पर निकाला वो 0.8, यानी कि जब आप भाग दीजिएगा तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा एमपीसी का वैल्यू। ठीक है, तो एमपीसी का मान जो है यानी कि इसकी विशेषताएं समझ सकते हैं, तो वो 0 और 1 के बीच होता है। दूसरा है कि एमपीसी का वैल्यू अगर 1 आता है तो व्यक्ति अपने पूरी अतिरिक्त आय खर्च कर देता है, इसका मतलब ये हुआ। अगर एमपीसी का वैल्यू अगर 0 आता है तो इससे यह पता चलेगा कि व्यक्ति अपनी पूरी जो अतिरिक्त इनकम हो रहा है वो पूरा बचा लेता है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आता है एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग हमेशा एक होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर एक शॉर्ट टाइप के एमसीक्यू प्रश्न पूछ लिया जाता है,
MPC का वैल्यू मान ले 0.5 है, तो आपसे पूछ लिया जाता है MPS का वैल्यू क्या होगा, तो 1 माइनस 0.5 क्या होगा, तो 0.5 आंसर होगा। यहाँ से एक शॉर्ट टाइप MCQ प्रश्न पूछा जाता है। तीसरी विशेषता है कि MPC जो होता है अधिक होने पर अर्थव्यवस्था में डिमांड की मांग यानी कि मांग बढ़ जाती है। जब लोग अपनी अतिरिक्त आय ज़्यादा खर्च करते हैं यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अगर MPC अधिक हो जाती तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती, जिससे क्या होगा, उत्पादन और रोजगार भी बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है कि गरीबों में जो होता है MPC अधिक होती है। MPC यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि खर्च करने की जो प्रवृत्ति जो होती है अधिक होती, क्योंकि उनका इनकम बहुत कम होता है, वो अपने जीवन में बहुत से जो इनकम होता है बचा नहीं पाता है, ठीक है। और अमीरों में ये कम देखने को मिलता है, यानी कि गरीब लोग जो अपने अतिरिक्त आय का अधिकतर हिस्सा जो तक खर्च कर देता है, यानी कि उपभोग कर देते, इसलिए गरीबों में जो है MPC अधिक होती है। जबकि अमीर लोग जो होते हैं ज़्यादा बचत करता, यानी कि अमीरों में जो होता है MPC कम देखने को मिलता है, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में बचत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब MPC की विशेषताएं क्या है, तो इसका सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर निर्भर करता है, यानी कि कम आय वाले देशों में MPC अधिक होते हैं, यानी कि उनका ज़्यादातर जो इनकम होता है अतिरिक्त आय वो खर्च हो जाता है, इसलिए MPC जो होता है कम आय वाले देशों में अधिक होती है, जहां वह लोग अपनी ज़्यादातर आय खर्च कर देते हैं। और विकसित देशों में MPC कम होती है, क्योंकि वहाँ के लोग अधिक बचत करते हैं। और MPC का प्रभाव गुणक पर प्रभाव देखने को मिलता है। यदि MPC अधिक होगा, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी खर्च करने की मात्रा जब अधिक होती है तो निवेश का असर भी अधिक होगा, ठीक है, और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। और यदि MPC कम होती तो निवेश का असर कम होगा और ये आर्थिक विकास धीमा पड़ जाएगा। इस प्रकार हमने समझा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है। तो आप सिंपल से भाषा में समझ सकते हैं, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में इनकम में बदलाव होता है तो उसके खपत में भी बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। उसी को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और बिल्कुल अगला है अब सीमांत बचत प्रवृत्ति, बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर आय में बदलाव होता है इनकम में यानी कि वाई में, तो उसके बचत में भी बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि बचत यानी कि सेविंग, एस इसको हम डिनोटेड करेंगे। तो यहीं पर यहाँ पर सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग, जिसे MPS कहा गया, इसको भी हम समझते हैं। दूसरा पॉइंट है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या दर्शाता है कि जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, जब इनकम में वृद्धि होती है, तो वह अपने अतिरिक्त जो आय का कितना हिस्सा बचत करता है इसके बारे में बताता है। तो सरल शब्दों में कहें तो यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह उसमें कुछ खर्च करता है और कुछ बचाता है। तो MPS यह बताती है कि वह अपनी बढ़ी हुई यानी कि जो आपका इनकम बढ़ा उनमें से वो कितना रुपया बचाएगा। यानी कि सेम डिफिनेशन मिलता जुलता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में खपत को बढ़ेगा और यहाँ पर सेविंग को बचा यानी कि यहाँ पर इनकम को बचाएगा, ठीक है। इसका MPS का सूत्र जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, MPS का सूत्र है यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति का डेल S बाय डेल वाई, डेल S बाय डेल वाई, यानी कि ये डेल वाई बताता है कि इनकम में बदलाव, अगर इनकम में बदलाव होता है तो सेविंग में भी यानी कि बचत में भी बदलाव होता है। इसी को हम लोग MPS कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, डेल S को बचत में बदलाव और डेल वाई को आय में बदलाव। अगर आय में बदलाव होता है तो बचत में भी बदलाव होगा, ठीक है। एक उदाहरण भी दिया गया जिसका आप लोग देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति की आय 5,000 रुपये बढ़ती है और उसमें से वह 1,000 रुपया बचाता है तो MPS का वैल्यू क्या होगा, तो MPS का वैल्यू हम इनकम को नीचे लिखेंगे यानी कि 5,000 यानी कि नीचे 5,000 लिखेंगे और ऊपर में हम बचत को लिखेंगे 1,000। जब इसको काटिएगा 3 0 3 0 कट जाएगा, 1/5 1/5 इसको भाग दीजिएगा तो 0.5 आता है। और 0.5 को अगर हम प्रतिशत में बदलें तो क्या होगा, 1 पॉइंट ऊपर से उड़ जाएगा, नीचे 10 आएगा यानी कि 1/5। और इसको परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 20%। तो यानी कि वो 20% जो होता है बचाता है, यानी कि MPS का वैल्यू आता है 20%। यानी कि इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी अतिरिक्त आय जो हो रहा है उसका 20% बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो 80% वो खर्च कर रहा है, ठीक है। ये आपका हुआ एक उदाहरण। अब इसके हम MPS की विशेषताएं को देखते हैं, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति की विशेषताएं। तो इसका भी जो वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा एक उदाहरण के माध्यम से, ठीक है।
0.2 आया, यानी कि वह जो है 0 और 1 के बीच में होता है सारा वैल्यू चारों का। ठीक है, इसका ये विशेषताएं को देखते हैं। तो एमपीएस का जो मान हो हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। यदि एमपीएस का वैल्यू अगर 1 भी आ जाता है तो व्यक्ति अपनी पूरी अतिरिक्त आय जो है वह बचा लेता है, इसका मतलब ये हुआ। और अगर एमपीएस का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति का वैल्यू 0 भी आ जाता है, तो व्यक्ति अपनी पूरी अतिरिक्त आय जो इनकम में वृद्धि हुई है वह अधिक से अधिक खर्च करेगा। दूसरा इसकी विशेषता क्या है कि एमपीएस, ठीक है, सीमांत बचत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी और एमपीएस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इनका योग जो होता है हमेशा एक होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि एमपीएस जो होता है निवेश को प्रभावित करता है, यानी कि जब एमपीएस अधिक होता है, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति जब, यानी कि जब लोग इनकम को ज़्यादा बचाते हैं तो यानी कि एमपीएस अधिक होती तो इनका बचत बढ़ती है, जिससे क्या होगा, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास निवेश के लिए अधिक पैसा उपलब्ध होता है। चौथा पॉइंट है कि गरीबों में जो एमपीएस कम होता है, यानी कि बचत प्रवृत्ति की क्षमता बहुत कम होती है गरीबों में, क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर वो खर्च कर देते हैं। और अमीरों में जो होता है एमपीएस ज़्यादा होता है, यानी गरीब लोग अपने अतिरिक्त जो आय होता है कि ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं, जबकि अमीर लोग उनको बचत के रूप में रखते हैं। तो ये रहा चौथी विशेषता। अब हम इस प्रकार हमने देखा सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब हम तीसरा पॉइंट को देखेंगे, औसत उपभोग प्रवृत्ति। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने देखा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसमें जो होता है बढ़ी हुई आय नहीं, इसमें सिंपल सा है, जब किसी व्यक्ति का इनकम या किसी देश की अर्थव्यवस्था में इनकम में बदलाव होने, यानी कि इनकम में हम कितना हिस्सा जो होते हैं उपभोग, यानी कि खर्च करते हैं, यानी कि कंज्यूम, उसी को हम लोग कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। जिसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि एपीसी बताती है कि कोई व्यक्ति या देश अपनी कुल आय का कितना हिस्सा खर्च करता है, यानी कि खर्च पर लगाता है। सरल शब्दों में अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह अपने आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ खर्च करता है और कुछ बचाता भी है। तो एपीसी यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी कुल आय का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है। ठीक है, यानी कि कुल इनकम को कितना खर्च कर रहा है, उसी को हम लोग औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि एपीसी का सूत्र हुआ C/Y, यानी कि इसके इनकम में बदलाव नहीं होगा, यानी कि कुल आय का कितना हिस्सा वह जो होता है कंज्यूम, यानी कि उपभोग करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, जिसके सूत्र यहाँ पर दर्शाया गया C/Y। Y इनकम को दर्शाता है और C कंज्यूम यानी कि उपभोग को दर्शाता है, कुल उपभोग, और Y इनकम को। उदाहरण है कि अगर किसी व्यक्ति का एक महीना का इनकम 50,000 है तो वह उसमें से 40,000 रुपये बचाता है, खर्च करता है, कंज्यूम करता है, तो उसका एपीसी क्या होगा, तो 40, यानी कि टोटल इनकम को हम नीचे लिखते हैं, यानी कि कितना है 50,000, और वह कितना बचाता है तो 40,000, तो कट जाएगा, तो 4 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, और 4/5 इसको भाग दीजिएगा, 0 पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जो है कुल 0.8 को अगर आप प्रतिशत में बदलिएगा तो 80% आएगा, यानी कि व्यक्ति जो होता है अपनी कुल आय का 80% खर्च करता है, यानी कि वो 20% बचा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एपीसी, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसका भी एक सेम है कि एपीसी का जो मान होता है हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, और अगर एपीसी का वैल्यू 1 आता है, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति का वैल्यू 1 आ जाता है, तो व्यक्ति अपनी पूरी आय खर्च कर रहा है और कुछ भी वो नहीं बचा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एपीसी का वैल्यू अगर 0 आता है सॉल्व करने पर, तो व्यक्ति अपनी पूरी इनकम को बचा रहा है और कुछ भी खर्च नहीं कर रहा है, जो कि वास्तविकता में असंभव है, क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो खर्च करेगा। ठीक है, यानी कि एपीसी का वैल्यू 0 होना असंभव है। दूसरी यहाँ पर विशेषता है कि एपीसी यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का जो जोड़ होता है, इनका वैल्यू टोटल 1 होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और गरीबों में एपीसी अधिक होती है, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, और अमीरों में कम होती है, यानी कि गरीब लोग जो होता है अपनी पूरी आय का लगभग पूरी आय का खर्च कर देते हैं, इसलिए उनका एपीसी ज़्यादा होता है, और अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं, इसलिए उनका एपीसी कम होता है, यानी कि उनकी खर्च करने की प्रवृत्ति कम होती है अमीर लोगों में। ठीक है, अगर एक उदाहरण देखा जाए कि यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है शॉर्ट टाइम में लॉन्ग, यानी कि यहाँ पे एक एमसीक्यू प्रश्न में कि अगर एपीसी प्लस एमपीएस का वैल्यू 1 होता है तो ये आपको याद रखना होगा। तो एपीसी का आपका वैल्यू दिया रहेगा 0.8, तो आपको निकालना एपीएस, तो 1 - 0.8 कीजिएगा तो 0.2 आंसर होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक हम उदाहरण प्रस्तुत किए। चौथा पॉइंट है औसत बचत प्रवृत्ति, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है ना, यानी कि औसत बचत प्रवृत्ति क्या होता है, तो बिल्कुल वैसा, यानी कि हम
कुल आय में हम जितना बचत करते हैं उसी को हम लोग औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि औसत प्रवृत्ति एपीएस यह बताती है कि कोई व्यक्ति या देश अपनी कुल आय का कितना हिस्सा बचत के रूप में रखता है, उसी को हम लोग औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह उसमें से कुछ खर्च करता है और कुछ को बचाता है। तो एपीएस यह दिखाता है कि कुल आय का वो कितना प्रतिशत बचाता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं औसत बचत प्रवृत्ति। तो इसका सूत्र है S/Y, यानी कि वाई इनकम, टोटल इनकम में से हम कितना सेविंग करते हैं इसी को प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। और उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति का मासिक आय 50,000 है, उनमें से 10,000 रुपये बचाता है तो उनका एपीएस क्या होगा? तो इनकम को हम नीचे लिखते हैं 50,000, ऊपर में 10,000, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.2 आएगा। ठीक है, अब इनकी हम विशेषताएं को देखते हैं। तो हमने चारों विशेषताओं में एक कॉमन विशेषता देखा था कि इन चारों का जो मान होता है 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता इसमें यह है कि यदि एपीएस का वैल्यू अगर 0 हो जाता है यहाँ पर तो व्यक्ति अपनी पूरी आय खर्च कर रहा है, यानी कुछ भी वह नहीं बचा रहा है। तीसरी विशेषता अगर इसमें देखा जाए तो अगर एपीएस का वैल्यू 1 आता है तो व्यक्ति अपनी पूरी आय इनकम को बचा रहा है, यानी कि कुछ भी खर्च नहीं कर रहा, जो कि ये भी असंभव है क्योंकि लोगों को अपना जीवन यापन के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ही। दूसरी इसमें विशेषता है कि एपीएस जो होता है नकारात्मक भी हो सकता है, कि यदि व्यक्ति अपनी बचत को खर्च कर देता है तो या कर्ज लेता है तो एपीएस का मान जो होता है ऋणात्मक भी हो सकता है। तीसरी विशेषता है कि एपीएस और एपीसी, इसको आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप लोग का यहाँ पर हमने चारों टॉपिक उम्मीद करते हैं कंप्लीट करवाने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी गएंगे। हमने यहाँ पर 4 चीज़ों को जाना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दूसरा जाना हमने सीमांत बचत प्रवृत्ति, तीसरा हमने जाना औसत उपभोग प्रवृत्ति और चौथा जाना औसत बचत प्रवृत्ति। चारों पॉइंट, इसमें सिर्फ दोनों में इतना अंतर है, यानी कि कुल आय में वृद्धि होने पर कुल बचत में वृद्धि होती है, यानी कि उसको कहते हैं हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति। दूसरा हमने देखा कुल आय में वृद्धि होने पर जो होता है खर्च में भी वृद्धि होती है, इसको हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का। तीसरा हमने देखा औसत बचत प्रवृत्ति, यानी कि टोटल आय में जितना हिस्सा हम बचाते हैं उसको हम लोग कहते हैं औसत बचत प्रवृत्ति। और दूसरा कुल इनकम का हम जितना हिस्सा खर्च करते हैं उसे कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। उम्मीद करता है आप लोग समझ गए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये प्रश्न आपके एग्जाम के से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और 100% ये प्रश्न आना तय है, इसलिए इसको हमने करवा दिए हैं। उम्मीद करता है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू गाइस।